हेलो गाइस, आई एम शिवम। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल शेयर करूंगा जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 29 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अगर हम अभी देखें तो हमारे टोटल आर्टिकल्स 448 हैं, जिसमें कि 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, जिसको हम शेड्यूल्स बोलते हैं। तो ऐसी बेसिक सी कुछ बातें आपको पहले से पता होंगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 1 संघ का नाम और उस राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आर्टिकल 1 के अंदर राज्य संघ उसके नाम व क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल 3, जिसके अंदर किसी भी राज्य या किसी भी राज्य की मौजूद सीमाएं, उसका नाम आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। या इसके अंतर्गत हम किसी नए राज्य का निर्माण करते हैं, उसकी सीमाओं को तय करना, ये सब आर्टिकल 3 के अंदर आता है, जो कि पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 14, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। कानून के समक्ष समता, जिसे हम इक्वलिटी बिफोर लॉ भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में हम देख सकते हैं सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। इसके अंदर सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 17, ये एसएससी का मोस्ट फेवरेट आर्टिकल है, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसे हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का खात्मा। यह आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 19 आता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अंदर कुछ चीज़ों का प्रावधान है, इस आर्टिकल 19। इसके बाद आता है आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके बाद आर्टिकल 21A आता है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जिसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के द्वारा ऐड किया गया था। ये बेसिक लेवल पर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अंदर अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म। ये बेसिकली आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के से रिलेटेड है। इसके अंदर हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार या अपना कोई नया धर्म बना सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार है। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने शैक्षणिक संस्थानों को खोल सकते हैं तथा उनका प्रशासन पर अपना अधिकार तथा प्रसार कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 30 के अंदर इसका प्रावधान है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 32, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार है। ये रिट का मतलब है आर्टिकल 32 के अंदर जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बाध्य किया जाता है या वे एप्लीकेबल नहीं होते हैं किसी कारण से, तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर 5 रिट्स जारी करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 के अंदर राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है 40, ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 46 आता है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान आर्टिकल 46 के अंदर दिया गया है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 50 आता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाता है। ये आर्टिकल भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसके अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाता है।
ये आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आर्टिकल 51 आता है, जिसमें हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रावधान आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 51A, जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, जो कि किसी नागरिक को अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य दायित्व जो होते हैं वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। इसके बाद आर्टिकल 72, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो किसी की सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा किसी को सज़ा मिली है तो वो उसे क्षमादान कर सकता है, सज़ा कम कर सकता है कुछ मामलों में। तो आर्टिकल 72 ये पार्डन, प्रेसिडेंट की पार्डन पावर होती है, जिसके अंतर्गत वह यह कार्य करता है। इसके बाद आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। आर्टिकल 74 के अंदर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह दिया जाता है, वो आर्टिकल 74 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 76, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसे हम भारत के महान्यायवादी कहते हैं, जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आर्टिकल 78 आता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 78 के अंदर राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 110, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, धन विधेयकों की परिभाषा। आर्टिकल 110 फाइनेंस बिल से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 112 आता है, ये हमारा ईयरली बजट से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, बट वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है, बट वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 148 जो है हमारा CAG, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, उससे रिलेटेड है, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं। इसके बाद हमारा आर्टिकल 149, भारत के नियंत्रक और महालेखा की शक्तियाँ। आर्टिकल 148, 149 ये दोनों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से हैं। इसके बाद आता हमारा आर्टिकल 155, जिसके अंदर राज्यपाल, गवर्नर की नियुक्ति एक राज्य में की जाती है, राज्य। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 161, क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। जिस तरीके से आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर होती है, इसी तरीके से राज्य के अंदर 161 के अंदर राज्यपाल को, गवर्नर को ये पार्डन पावर होती है। तो ये दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है 163, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 163 के अंदर मंत्रिपरिषद एक गठन किया जाता है, जो कि राज्यपाल की सहायता के लिए सहायता करता है। इसके बाद आर्टिकल 165, राज्य के महाधिवक्ता। जिस तरीके से सेंटर के अंदर अटॉर्नी जनरल होता है, इसी तरीके से राज्य में हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, राज्य के महाधिवक्ता। इसके बाद आर्टिकल 167, राज्यपाल को जानकारी देने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जिस तरीके से प्रेसिडेंट सेंटर में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने कर्तव्य जानकारी देता है, उसी तरीके से राज्य के अंदर 167 के अंदर मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को जानकारी दे, उसका कर्तव्य है। इसके बाद आता हमारा आर्टिकल 174 के अंदर राज्य विधायिका का सत्र, संविधान तथा राज्य विधायिका का विघटन के बारे में प्रावधान है। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है 178, विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। आर्टिकल 178 के बारे में पूछा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है काफ़ी बार। इसके बाद आर्टिकल 194 आता है हमारा, महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेष अधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है 200। आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति दी जाती है। विधानसभा में जो भी बिल पारित होता है उसके बाद राज्यपाल के पास उसे भेजा जाता है, तो उस बिल को स्वीकृति देने में आर्टिकल 200 के अंदर प्रावधान है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 210 आता है, जो कि हमारे राज्य विधानमंडल के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से इसके अंतर्गत
निर्धारित है। आर्टिकल 210। आर्टिकल 212 राज्य न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 212 के अंदर हाई कोर्ट्स को विधानमंडल के कार्यात्मक शैली के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। आर्टिकल 213 के अंदर जब विधानमंडल अवकाश में होता है तब राज्यपाल द्वारा किसी भी अध्यादेश को पारित करने की शक्ति का प्रावधान आर्टिकल 213 के अंदर दिया गया है। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 के अंदर राज्यों के अंदर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें इस आर्टिकल के अंदर दी गई हैं। इसके बाद हमारा आर्टिकल 226 आता है। जिस तरीके से आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है उसी तरीके से राज्य के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 239A जो कि दिल्ली के विशेष संबंध में है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 249 आता है। इसके अंतर्गत राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित कानून बनाने में संसद की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति आर्टिकल 249 के अंतर्गत आती है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 280 जो कि हमारा वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की स्थापना के लिए है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 300A आता है जिसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट से एबोलिश करके एक लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A जिसे हम संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी और पीएससी की व्यवस्था की गई है जो कि आर्टिकल 315 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन से रिलेटेड निर्वाचन आयोग, निर्देशन, नियंत्रण से संबंधित बातों का प्रावधान है। इलेक्शन कमीशन। इसके बाद हमारा आर्टिकल 330 आता है जिसके अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण, SC/ST की रिजर्वेशंस के रिलेटेड लोकसभा में आर्टिकल 330 के अंतर्गत आती है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 352, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 352, 356 और इसके बाद एक आएगा 360। ये तीनों इमरजेंसीज हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अप्लाई की जाती हैं। तो जिसमें 352 हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, जब किसी बाहरी देश से आक्रमण हो जाता है तो उस समय 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 356 राज्य में वैधानिक मशीनरी की विफलता के बारे में मामले में राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य के अंदर कोई संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन का यूज़ होता है, वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है 360 जो कि हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 360 को अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 368 आता है जिसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसका प्रावधान आर्टिकल 368 के अंदर है। और इस आर्टिकल को तो सभी जानते ही होंगे, आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था जिसको एबोलिश कर दिया गया है, और 35A जिसका कुछ पार्ट एबोलिश किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से करें और हमें अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कर दें।